हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचएम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, है ना। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की। इसकी अगर हम देखें तो ये प्रोग्राम आपका कब आया था, तो आपको पहले याद रखना है 1982 में आया था। कब आया था? 1982 में आया था, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस प्रोग्राम का लोगो क्या होता है, तो आपके सामने जो इमेज बनी हुई है जिसके अंदर एक सनफ्लावर आपको दिख रहा है, नाचता हुआ सा कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, तो ये जो है ये इसका लोगो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड की, है ना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हम क्या देखते हैं, ग्रीन रिबन जो है वो आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस प्रोग्राम में, तो आपको याद रखना है सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या ले जाना, मेंटल हेल्थ केयर को ले जाना, राइट। यानी कि इस केयर को किस लेवल तक ले जाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अच्छे से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना, यानी कि हर जगह पर क्या होना चाहिए, मेंटल हेल्थ केयर की फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें ये जो फैसिलिटी है ये कैसी होनी चाहिए, सब जगह जो है लोगों तक आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, एक एक्सेसिबल प्राइस तरीके से होनी चाहिए, है ना। यानी कि लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए और एक्सेसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसे किस में इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो इस केयर को जनरल हेल्थ केयर में इंक्लूड किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाने बड़ी ही आसानी से जाते हैं बिना किसी शर्म के, राइट। तो इसी तरह बिना किसी शर्म के नॉर्मल हॉस्पिटल में आप जो है अपना मेंटल हेल्थ चेकअप करवाने भी जा सके। मेंटल हेल्थ केयर जो है हर हॉस्पिटल में जनरली क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों में मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज होती है इस तरह की जागरूकता लोगों में फैलाई जाए। इस हेल्थ के डायमेंशन की हमें केयर करनी होती है, इस हेल्थ से डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है दिमाग में, ये सारी चीज़ें लोगों की जो है क्लियर की जानी चाहिए। तो ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स किसके थे, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रैटेजीज की, तो स्ट्रैटेजी के नाम पर क्या था, सबसे पहले तो इंटीग्रेट करना, है ना। इसको जो है सभी लेवल ऑफ जो है हेल्थ केयर सेंटर्स पर पहुंचाना। दूसरा, इसको नॉर्मल हेल्थ केयर के साथ में क्या करना, इंटीग्रेट करना, राइट। नेक्स्ट आता है टर्जरी केयर देना, टर्जरी केयर इंस्टीट्यूट्स खोलना। तो जैसे कि निम्हांस बैंगलोर में हमें पता है कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास में। इसी तरह मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशंस जो है सेटअप करने चाहिए और ज़्यादा टर्जरी केयर इंस्टीट्यूट जो है सेटअप करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें स्टिग्मा की, है ना। तो स्टिग्मा लोगों के अंदर क्या करना है, रिमूव करना है। लोगों के अंदर जो भय है इसको लेकर, जो रूढ़िवादी सोच है मेंटल हेल्थ को लेकर, उसे हटाना है। दूसरा, जो भी मेंटली जो है कहीं ना कहीं बीमार इंसान है उसके राइट्स जो है वो हम प्रोटेक्ट कर सके, ऐसी इसकी स्ट्रैटेजी थी। तो इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये प्रोग्राम में जो भी डिसीजंस लिए गए उसका बेसिस जो रहा वो क्या रहा, बेलेरी मॉडल रहा। क्या बेसिस रहा, बेलेरी मॉडल रहा। इस बेलेरी मॉडल में 4 चीजें जो है देखी जाती है। सबसे पहला, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। दूसरा आता है मेंटल हेल्थ को ट्रीट करना। तीसरा आता है मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना। और चौथा आता है अगर कोई मेंटली इल पेशेंट है तो उसको समय से ट्रीट करने के बाद में उसका क्या करना, रिहेबिलिटेशन करवाना। तो ये बेलेरी मॉडल कहता था और इस बेलेरी मॉडल पे ही आधारित जो है इस प्रोग्राम के सारे डिसीजंस रहने वाले थे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी का एक पार्ट, है ना, इसी का एक पार्ट आपका कौन सा आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आ जाता है, राइट। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये आपका कब आया है, तो आपको याद रखना है 1996 में आया है। इसके तहत क्या था, इसके कंपोनेंट्स अगर हम बात करें तो एक तो सभी लेवल के हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग देना मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड। दूसरा था आईईसी। आईईसी का फुल फॉर्म कहीं भी अगर आप देखेंगे कम्युनिटी में तो वो होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन।
यानी कि क्या करना, लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन फैलाना, लोगों को एडुकेट करना, लोगों तक क्या करना, कम्युनिकेशन करवाना, यानी कि अल्टीमेटली कम्युनिटी का क्या करवाना, पार्टिसिपेशन करवाना, राइट। नेक्स्ट क्या आता है आपके सामने कि डाटा प्रोवाइड करना, डाटा ताकि रिसर्च वगैरह सब हो सके, मॉनिटरिंग यानी कि रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना, राइट। नेक्स्ट आता है समय से क्या हो जाना, डायग्नोसिस हो जाना। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल्स को क्या करना, अपग्रेड करना। तो जहां पर भी मेंटल हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं है वहां पर फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाया जाए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है जहां पर सब कार्य चल रहा है उसको और क्या किया जाए, बेहतर बनाया जाए, अपग्रेड करवाया जाए। ऐसी सारी जो है इसके कंपोनेंट्स है किसके, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के, जो कि आपका कब आया है, 1996 में आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की, तो पहला जो आपका मेंटल हेल्थ एक्ट आया था वो आया था 1987 में। कब आया था, 1987 में, राइट। इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए और जो नया अमेंडेड एक्ट था वो कब आया, 2017 में। अब डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस इसके नाम में ही है ना। सबसे पहला अगर आप देखोगे पहले नाम क्या था, मेंटल हेल्थ एक्ट था, अब नाम क्या है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, राइट। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें चेंज है वो क्या है कि सुसाइड को क्या कर दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। यानी कि पहले सुसाइड करने पर इंसान अगर बच जाता था तो उसे क्या होती थी, सजा होती थी, पर अब ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटल डिजीज की नोटिफिकेशन की, है ना, तो जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं इनकी नोटिफिकेशन जो है होने चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोई पेशेंट अगर एडमिटेड रहा है 30 दिन से ज्यादा तो उसके डिस्चार्ज के लिए किसकी सहमति है, किसके अप्रूवल की जरूरत होगी, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन बोर्ड के सहमति या अप्रूवल की जरूरत होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ईसीटी का प्रोहिबिशन, देखिए जिसपे मैं स्टार लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईसीटी का प्रोहिबिशन यानी कि आप बिना अनस्थीसिया दिए, बिना मसल रिलैक्सेंट दिए ईसीटी नहीं कर सकते हैं। बिना अनस्थीसिया के, विदाउट अनस्थीसिया या मसल रिलैक्सेंट क्या नहीं कर सकते हैं, ईसीटी नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था, प्रोहिबिशन जो है इसके अंदर प्रावधान आया है ईसीटी का, कि ईसीटी कब प्रोहिबिटेड है, बिना अनस्थीसिया, बिना मसल रिलैक्सेंट के प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, एडवांस डायरेक्टिव मेडिकल विल, है ना, यानी कि इसके अंदर जो भी मेंटली इल पेशेंट है, जो भी मेंटली इल जो इंसान है ना, उसको अपना विल जो है डिसाइड करने का पूरा हक इसमें दिया गया है, राइट। इसके अलावा उसको ये राइट दिया गया है कि वो अपने राइट को इंजॉय कर सके, यानी कि वो चूज कर सके कि उसको कौन सी मेंटल हेल्थ सेंटर से सर्विस लेनी है, किस तरह की सर्विस लेनी है ना, मतलब वो खुद चूज कर सकता है कि उसको किस अस्पताल से इलाज करवाना है, किस तरह का इलाज करवाना है। ये सारी चीजें कुछ उसके राइट्स में जो है इंक्लूड की गई, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके सामने आता है मेंटल हेल्थ गैप प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको इतना याद रख लेना है कि ये आपको किसने दिया है, WHO ने दिया है। मेंटल हेल्थ गैप प्रोग्राम किसने दिया है, WHO ने दिया है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो है ये आपका रिवाइज कब हुआ था, रिवाइज्ड जो प्रोग्राम है ये आपका 2015 का है। ये जो गैप प्रोग्राम, जो रिवाइज्ड प्रोग्राम है ये कब का है, तो आपको याद रखना है 2015 का है, राइट। किसने दिया है, WHO ने दिया है। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट सी आपके लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और बाकी मेंटल हेल्थ एक्ट से रिलेटेड ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए इस सीरीज से। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।